ओके, अब आप हम लोग आएंगे रीनल ट्रांसप्लांटेशन पे। रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ना सिर्फ शॉर्ट केस के तौर पर आता है, बट ऑल्सो रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो होता है टेबल वाइवा में भी सिनेरियो के तौर पे पेशेंट पूछा जाता है। यू नीड टू नो एन्यूरिया क्या होता है। एन्यूरिया की डेफिनेशन जो होती है, नो यूरिन आउटपुट है। ओलिगोयूरिया नॉर्मल पेशेंट्स में होता है व्हेन द यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स। कहते हैं डॉक्टर साहब ये आर में कितना जो है वो यूरिन आउटपुट आए, तो आप कहोगे कि ओलिगोयूरिया तो आर्ली आउटपुट ऑफ लेस देन 15 to 20 ml हो पर आर के हिसाब से, तो ओलिगोयूरिया होता है। रीनल ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट को ओलिगोयूरिया आप उस वक्त कहते हो व्हेन द यूरिन आउटपुट इज लेस देन 50 ml पर आवर। प्राइमरी ग्राफ्ट नॉन फंक्शन उस वक्त होता है जब आपको टोटल एंड परमानेंट लॉस ऑफ एलोग्राफ्ट फंक्शन होता है स्टार्टिंग इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट। प्राइमरी ग्राफ्ट डिसफंक्शन ये होता है कि इरिवर्सिबल बट पार्शियल इंपेयरमेंट ऑफ द फंक्शन है। फिर आपका डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन होता है जिसमें आप कहते हो कि जो न्यूली ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है विच डज नॉट फंक्शन इनिशियली एट फर्स्ट बट लेटर स्टार्ट्स टू फंक्शन। फिर यू नीड टू नो कि ये आखिर रिजेक्शन के क्या एपिसोड्स होते हैं, आपके टाइप्स पता होने चाहिए। एक तो हाइपर एक्यूट होता है, एक्सेलरेटेड होता है, अक्यूट होता है और क्रॉनिक रिजेक्शन होती है। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन वो होती है विच अकर्स intraoperatively or within 24 hours following the transplant है, irreversible होता है and it is because of the preformed antibodies होती हैं। ये ह्यूमरली मीडिएटेड होता है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द प्री फॉर्म साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज एंड विच रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस एंटीजन एक्सपोजर, जैसे कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, प्रीवियस ट्रांसप्लांट हुआ हो, प्रेगनेंसी हुई भी हो। फिर आता है या फिर एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी या प्रीवियस सेंसिटाइजेशन की वजह से होता है, क्रॉस मैच पॉजिटिव। एक्सेलरेटेड रिजेक्शन ये होता है विच अकर्स विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ रीनल ट्रांसप्लांटेशन है, कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी बोथ सेलुलर एज वेल एज ह्यूमरल मीडिएटेड हो सकता है। अक्यूट रिजेक्शन जो होता है इट अकर्स विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ ट्रांसप्लांट, 20 to 30% इंसिडेंस होता है। 90% होता है इसका दे रिस्पॉन्ड टू द स्टीरॉइड्स। इसमें अक्यूट सेलुलर होता है, अक्यूट वैस्कुलर भी हो सकता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, अक्यूट ह्यूमरल रिजेक्शन भी होता है। जो अक्यूट सेलुलर रिजेक्शन होता है वो टी सेल मीडिएटेड होता है, इसमें आपको स्टीरॉयड बोलस देने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फिर आपका क्रॉनिक एलोग्राफ्ट रिजेक्शन होता है जो कि प्रीवियसली इफ्टा भी कहलाता था, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ट्यूबुलर एट्रोफी भी कहलाती है, या क्रॉनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी भी कहलाती है। इट अकर्स इन मंथ्स टू इयर्स है, ये मल्टीफैक्टोरियल है, इंसिडेंस इसका 30% है, इम्यून मीडिएटेड होता है। एक पेशेंट जो कि रीनल ट्रांसप्लांट ओलिगोयूरिया या एन्यूरिया के साथ आपके पास आया है, डॉक्टर साहब आपके माइंड में क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? सबसे पहले आप बोलोगे रीनल एलोग्राफ्ट रिजेक्शन है विच कैन बी हाइपर एक्यूट, एक्सेलरेटेड और एक्यूट डिपेंडिंग ऑन कौन से वो डेज बता रहे हैं आपको कि ट्रांसप्लांट के बाद उसको रिजेक्शन हुई है। फिर आप कहते हो वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन की हो सकती है जिसकी वजह से, जिसके अंदर जो आर्टीरियल किंक होता है या फिर रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस होता है, रीनल पेन थ्रोम्बोसिस होता है, सूचर लाइन स्टेनोसिस होता है, या फिर यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन होता है विच कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन बाय द कलेक्शन, पेरीग्राफ जो कलेक्शन है, या फिर इंट्रिंसिक हो सकता है बिकॉज ऑफ एडीमा है, क्लॉट है, स्ट्रक्चर है, स्टोन है, ट्यूमर है, या फिर यूरेट्रल जो है वो लीकेज की वजह से हो सकता है, या फिर सिवियर हाइपोवोलीमिया विद हाइपोटेंशन हो, कैथेटर ऑब्स्ट्रक्शन हो, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर टॉक्सिसिटी हो, या प्रोलॉन्ग्ड स्कीमिया टाइम हो, एटीएन हो, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर उसका नॉन कॉम्प्लायंस विद मेडिकेशन हो, या फिर रिकरेंस ऑफ ओरिजिनल डिजीज हो। हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है? यू नीड टू आस्क देम कि भाई आपको जो है वो पेन अगर हो रहा है तो किस साइड पर हो रहा है, उस किडनी के ट्रांसप्लांट की जगह स्वेलिंग तो नहीं है, आपको फीवर एंड चिल्स तो नहीं है, प्राइमरी डिजीज ऑफ द आपका जो है रीनल डिजीज की क्या थी, यूरिन आउटपुट जो है उसमें ओलिगोयूरिया आपका कम हुआ हुआ या एन्यूरिया है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने देखना है कि पेशेंट का जो है वो वेट गेन है, ट्रेमर्स तो नहीं है, ट्रेमर्स है साइन के उसको कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर टॉक्सिसिटी है। वाइटल्स में हमने देखना है कि ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, नीचे कम हुआ हुआ है, फीवर तो नहीं है। एवी फिस्टुला आप देखते हो वेदर इट हैज स्टॉप वर्किंग, स्पेशली हाइपोटेंसिव पेशेंट में ये काम बंद हो जाता है। सीवीपी में आपने उसका देखना है वॉल्यूम स्टेटस कैसा है, चेस्ट में प्राइमरी फाइंडिंग्स क्या है, ब्लड फ्लूइड ओवरलोड में तो नहीं गया हुआ, एब्डोमेन में आपने देखना है कि ट्रांसप्लांट की साइड में टेंडरनेस एंड स्वेलिंग तो नहीं है, यूरिन आउटपुट आपने चेक करना है, फॉलीज को आपने चेक करना है। डॉक्टर साहब आप क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? बेस लाइन लैब्स हमने सीबीसी देखना है, स्पेशली प्लेटलेट जो है लो होंगे, एचयूएस में, यूसी में आपने क्रिएटिनिन देख लें, क्लॉटिंग प्रोफाइल कराना है, स्पेशली अगर आपके माइंड में ग्राफ्ट बायोप्सी है तो क्लॉटिंग प्रोफाइल एंड टाइप एंड क्रॉस मैच ब्लड उसी वक्त भिजवा दोगे। यूरिन डीआर आपने कराना है, सीएस अगर फीवर है तो साथ में आपने ब्लड कल्चर्स और चेस्ट एक्सरे भी कराना है, ड्रग लेवल आपने कराना है, और साथ में आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड ग्राफ्ट कराना है। उस पर अगर आपको सस्पेशन मिल रहा है आर्टीरियल किंक का तो फिर आपने उसका एमआरए कराना है। इसके अलावा आपके पास सिंटीग्राफी विद ये जो रीनल आइसोटोप रीनोग्राम विद फ्यूरोसेमाइड वॉश आउट आप करा के देख सकते हो, ग्राफ्ट बायोप्सी भी करा के देख सकते हो। ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ये डॉक्टर साहब व्हाट इज C4D? C4D इज एन अर्ली मार्कर ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन। BAMF ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ये मेनली आपको ग्रेड करा होता है द सिवियरिटी ऑफ द रीनल एलोग्राफ्ट रिजेक्शन, और ये आपको रीनल बायोप्सी की फाइंडिंग्स जो होती हैं वो यूज करता है टू बेस ये सिवियरिटी को वो बेस करने के लिए वेदर ये जो है माइल्ड रिजेक्शन है, मॉडरेट रिजेक्शन है, सिवियर एक्यूट रिजेक्शन है, साइक्लोस्पोरिन टॉक्सिसिटी है, नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन चेंजेस है। बॉर्डर लाइन चेंजेस में मल्टीपल आइटस होता है, और आपका जो साइक्लोस्पोरिन
टॉक्सिसिटी, आपको हाईली आर्टीरियोलर थिकनिंग होती है। कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? एक पेशेंट आपके पास रीनल ट्रांसप्लांट ओलिगोयूरिया एंड्यूरिया के साथ आया है, सबसे पहले यू हैव टू चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर, वेदर दैट कैथेटर इज पेटेंट और नॉट। आपने बहुत ही जेंटली 5 ml या 10 ml जो होता है अंडर एसेप्टिक मेथड नॉर्मल सेलाइन से आपने केयरफुली उसको जो है फ्लश करके देखना है, कीपिंग इन माइंड कि उस पेशेंट की यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टमी हुई है। कभी आपने पुश नहीं करना, फोर्सफुली बहुत ही जेंटली आपने उसको जो इंश्योर करनी है उसकी पेटेंसी। If you find that it is patent, then you have to assess the volume status of the patient. वॉल्यूम स्टेटस ऑफ द पेशेंट में आप देखोगे कि पेशेंट या तो हाइपर वोलीमिक है या फिर वो हाइपोवोलीमिक है या यूवोलीमिक है। अगर पेशेंट हाइपर वोलीमिक है वो पता चलेगा रेस जेवीपी होगा उस पेशेंट को, उसको जो है वो एडिमेंटोस एक लुक होगी, चेस्ट एक्सरे पे आपको बायलैटरल जो है वो इन्फिल्ट्रेट टाइप मिलेंगे। आप उसको 160 mg IV फ्यूरोसेमाइड दोगे। अब कीप इन माइंड कि अगर आपने फ्यूरोसेमाइड उसको दिया है तो IV जब देते हो तो उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है विद इन आपका जो है 5 मिनट्स होता है, द डायूरेसिस लास्ट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अगर आप वही चीज ओरल देते हैं तो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है विद इन 1 आवर होता है, द डायूरेसिस लास्ट फॉर अबाउट 6 to 8 hours। अगर आपने 160 mg IV फ्यूरोसेमाइड इस पेशेंट को दिया जो कि हाइपरवोलीमिक है और वो डायूरेस नहीं करता और कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर यू हैव टू डायल एज विद UF। अगर पेशेंट जो होता है वो यूवोलीमिक है तो फिर आपने उसको जो है वो फ्लूइड चैलेंज देना है, आइसोटोनिक सेलाइन 250 to 500 ml और साथ में आपने 160 mg IV फ्यूरोसेमाइड देना है। अगर वो पेशेंट हाइपोवोलीमिक है तो इसमें सिंपली आपने जो है फ्लूइड चैलेंज देना है, आइसोटोनिक सेलाइन 250 ml to 500 ml। अगर इसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा और पेशेंट डायूरेस नहीं करता तो फिर आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड ग्राफ्ट कराना है और यू नीड टू चेक इफ देयर इज नो ब्लड फ्लो इन द ग्राफ्ट, तो फिर आपने इमीडिएटली एक्सप्लोर करना है। प्लस आपने इंट्राऑपरेटिव ग्राफ्ट बायोप्सी करनी है और प्लस आपने आइदर रिपेयर और नेफ्रेक्टमी की तरफ जाएंगे। अगर उसका जो है गुड ब्लड फ्लो है बट द RI इज लेस देन 0.4 तो यू थिंक कि या तो ये आर्टीरियल किंक है या फिर वो आर्टीरियल स्टेनोसिस है, उसमें आपने MRA कराना है और आपके ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी विदाउट एंडोल्यूमिनल स्टेंटिंग है या फिर री एक्सप्लोर करोगे। अगर एक पेशेंट का उसी डॉपलर पे गुड ब्लड फ्लो है और RI भी नॉर्मल है, अब आपने एक्सक्लूड करना है कि इस पेशेंट में कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, पेरीग्राफ्ट कलेक्शन तो नहीं है। अगर इस पेशेंट में कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, कोई पेरीग्राफ्ट कलेक्शन नहीं है तो फिर आप इसकी ग्राफ्ट बायोप्सी करोगे देखने के लिए कि खाली खुली ATN है या फिर उसके जो है वो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर टॉक्सिसिटी तो नहीं है या फिर रिजेक्शन तो नहीं है। अगर उसको जो है रिजेक्शन है तो आप देखोगे सेलुलर है, वैस्कुलर है या फिर ह्यूमोरल। अगर सेलुलर है तो आपने IV पल्स स्टेरॉइड्स देने, सॉलिमेड्रोल जो कि इनिशियली 3 days आपने 500 mg IV OD देनी होती है, देन 250 mg IV OD देनी होती है फॉर द नेक्स्ट 2 days एंड यू हैव टू चेंज टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन। इफ एट द एंड ऑफ दोज 5 days अगर क्रिएटिनिन फिर भी कम नहीं होता तो फिर यू कंसिडर इट एज स्टीरॉयड रेजिस्टेंट रिजेक्शन, वी बायोप्सी भी करके देखते हो। या फिर अगर वैस्कुलर निकलता है तो आपने होल्ड करना है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, आपने ATG गैंसाइक्लोवर देना है एंड यू हैव टू चेंज टू टेक्रोलिमिस एंड MMS स्ट्रॉन्गर इम्यूनोसप्रेशन। इसमें ATG देने से पहले आपको गैंसाइक्लोवर देनी पड़ती है एंड यू हैव टू प्री मेडिकेट दीस पेशेंट विद स्टीरॉइड्स, एसिटामिनोफेन एंड एंटीहिस्टामिन। इसमें सवाल पूछा जाता है डॉक्टर साहब व्हाई डू यू गिव गैंसाइक्लोवर? ATG इतना ज्यादा ओवर इम्यूनोसप्रेस करता है पेशेंट को कि इनमें ज्यादा चांस होता है कि ये दे विल डेवलप CMV ये infection and that is why you need to give them गैंसाइक्लोवर प्रोफिलैक्टिकली। ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड में आप होल्ड करते हो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, आपने प्लाज्माफेरेसिस करना है, रिटुक्सीमैब करना है, यू हैव टू चेंज इट टू स्ट्रॉन्गर इम्यूनोसप्रेशन। अगर ड्रग लेवल्स आर इंक्रीज देन यू नीड टू रिड्यूस द डोज। अगर UTI है देन यू नीड टू ट्रीट विद कल्चर सेंसिटिव IV एंटीबायोटिक्स। अगर एक पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है तो फिर आपने उसका जो रीनल आइसोटोप रीनोग्राम कराना है विद फ्यूरोसेमाइड वॉश आउट। उसके बाद यू नीड टू चेक द हाफ लाइफ ऑफ दिस पेशेंट। हाफ लाइफ या तो लेस देन 10 minutes होती है, मोर देन 20 minutes होती है, 10 to 20 minutes होती है। लेस देन 10 minutes है तो आप इसको देखोगे देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, नो नीड फॉर एनी रिपेयर। इफ इट इज मोर देन 20 minutes तो फिर आप इसका PCNR के एंटीग्रेड नेफ्रोस्टोग्राम कराओगे और आइदर यू गो फॉर द एंटीग्रेड डिजेस्टेंट और द रिपेयर। अगर हाफ लाइफ 10 to 20 minutes के बीच में है तो फिर आप इसका जो है वो PCN कराते हो, नेफ्रोस्टोग्राम कराते हो। यू हैव 2 options, या तो आप इसका सीरियल जो है वो क्रिएटिनिन सीरम कराओगे या फिर नेफ्रोस्टमी ड्रेनेज से आउटपुट देखोगे और यू गो फॉर द व्हिटेकर टेस्ट। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो रिपेयर करोगे, अगर नहीं है तो नो रिपेयर। दिस एल्गोरिथमिक फॉर्म टेबल फॉर्म इज गिवन कैम्बल, बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आपको कोई पेरीग्राफ्ट कलेक्शन मिलती है तो फिर आपने उसको जो है अंडर परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन करनी है ऑफ दिस पेरीग्राफ्ट कलेक्शन अंडर एसेप्टिक मेजर्स एंड सेंड दैट फ्लूइड फॉर क्रिएटिनिन इफ उसको टू चेक ये लिम्फोसील है या यूरेनोमा है। अगर आपको लगे कि ये लिम्फोसील है तो फिर आप इसको और लार्ज है विच इज कॉजिंग ओलिगोयूरिया और एंयूरिया तो इसमें आप एसेप्टिक टेक्निक से परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन करते हो और उसके बाद अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होती आप ड्रेन डालते हो और इंस्टॉल करते हो स्क्लेरोसिंग एजेंट विच कैन बी टेट्रासाइक्लिन, पोविडोन, आयोडीन, बीटाडीन और फाइब्रिन ब्लू। अगर फिर भी ठीक नहीं होती तो इंट्रल पेरिटोनियल मासिबलाइजेशन करते हो, ओपन ऑल लैप्रोस्कोपिक विच इज आल्सो रिफर्ड टू एज अ विंडो फॉर्मेशन और रेयरली आपको ओपन लाइगेशन ऑफ द लिम्फ लीक साइट करना पड़ता है, लाइगेशन करनी पड़ती है।
अगर ये पेशेंट का जो है वो यूरेनोमा होता तो फिर आप सबसे पहले पेशेंट को जो है फॉलीज का कैथेटर डालते, ऊपर से पीसीएन ट्यूब डालते, नीचे से सिस्टोग्राम करते और ऊपर से आप एंटीग्रेड नेफ्रोस्टोग्राम करते हो टू चेक द एग्जैक्ट साइट का लीकेज क्या है। आप एंटीग्रेड डीजे स्टेंट डाल के भी देख सकते थे। अगर ब्लैडर फिस्टुला है तो यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टमी करेंगे। मतलब ये जो यूरेट्रल लीक है तो यूबी जो है, अगर ब्लैडर फिस्टुला है तो आप रिपेयर करोगे प्राइमरली। अदरवाइज अदर ऑप्शंस आर कि आप यूरेट्रोपाइलोस्टमी करते हो, जिसमें आपने नेटिव यूरेटर पेशेंट का लिया विद नेटिव नेफ्रेक्टमी और पेल्विस जो ग्राफ्ट का है वो आपने लगाया उसके साथ, या फिर आप यूरेट्रोस्टमी टू द नेटिव यूरेटर, नेटिव नेफ्रेक्टमी करते हैं, बोरी फ्लैप करते हो टू द रीनल पेल्विस, या वेजिकोपाइलोस्टमी होता है, आइलियल यूरेटर होता है, डीजे स्टेंट आप डालते हो इन पेशेंट्स में। अच्छा, ये सारी चीजें होने के बाद देन यू नीड टू नो अगर पेशेंट का ड्रग लेवल एलिवेटेड होता है यू नीड टू रिड्यूस द डोज। अगर वो यूटीआई है देन यू नीड टू ट्रीट विद कल्चर सेंसिटिव आईवी एंटीबायोटिक्स। अच्छा, देन पूछा जाता है कि अगर पेशेंट को पेरीग्राफ कलेक्शन है तो व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड व्हाट टाइम डू दे अकर। अगर फर्स्ट 3 वीक्स है तो वो यूरेनोमा और हेमाटोमा के ज्यादा चांसेस है। 3 वीक्स ऑनवर्ड जो होते हैं आपका जो है वो लिम्फोसील के ज्यादा चांसेस होते हैं और उसके बाद जो है पेल्विक एब्सेस हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोटिक ग्राफ्ट क्यों होता है? यूरेट्रल आपकी जो है वो या तो किंकिंग हो या फिर इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन। इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन में एडीमा है, क्लॉट है, स्ट्रक्चर है, ट्यूमर है, स्टोन है। और एक्सट्रिंसिक कलेक्शन जो होती है वो पेरीग्राफ कलेक्शन की वजह से हो सकती है या फिर फाइब्रोसिस हो रही है जो पेरिटोनियल मास हो। अगर आपका हाइड्रोनेफ्रोटिक ग्राफ्ट हो तो आपने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, जस्ट टोल्ड यू। और अगर आपका पेरीग्राफ कलेक्शन है तो उसमें सबसे पहले आपने बेसलाइन लैब्स करानी, सीबीसी हो गया, क्लॉटिंग प्रोफाइल हो गया, यूसीई हो गया। आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड ग्राफ्ट में यू चेक वेदर देयर इज एनी पेरीग्राफ कलेक्शन और नॉट एंड वेदर देयर इज एनी हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ द ग्राफ्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दोज कलेक्शंस। आपने फिर उसकी अगर कलेक्शन है तो आप परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन ऑफ द कलेक्शन करते हो अंडर एसेप्टिक मेजर्स एंड यू सेंड द फ्लूइड फॉर क्रिएटिनिन है। डीआर में आपने जो उसका लिम्फोसाइट्स देखना है और कल्चर कराना है। और रेडियो आइसोटोप रीनोग्राम विद फ्यूरिसमाइड वॉश आउट आप करा के देख लेते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप नीडल नेफ्रोस्टोग्राम, सिस्टोग्राम, इफ क्रिएटिनिन नॉर्मल तो फिर आप सीटी यूरोग्राम भी करा के देख सकते हो। अगर यूरेट्रल स्ट्रक्चर हो इसमें तो फिर क्या करते हो कि आइदर यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर पीसीएन ट्यूब एंड एंटीग्रेड डीजेस्टेंट, या फिर बलून डायलेटेशन एंड डीजेस्टेंट हो सकता है, या फिर पाइलोवेजिकोस्टमी होती है, पाइलोयूरेट्रोस्टमी होते हैं विद रेसिपिएंट्स ओन यूरेटर या आइलियल यूरेटर होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांटेशन? इसमें या तो मेडिकल होती है या सर्जिकल होती है, फिर ग्राफ्ट लॉस होता है ड्यू टू द रिकरेंस ऑफ द ओरिजिनल डिजीज एज एन एचयूएस एंड ऑक्सिलोसिस। अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो वो इन्फेक्शंस हो सकती हैं जो कि बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल है, या फिर आपका रिजेक्शंस हो सकती हैं, पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मैलिग्नेंसी है, ड्रग टॉक्सिसिटी है। अगर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो आपके माइंड में यूरेट्रल जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, यूरेट्रल लीकेज है, आपका वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, पेरीग्राफ्ट कलेक्शंस हो सकती है, वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, इसमें फिस्टुला हो सकता है, सूडो एन्यूरिज्म, अनास्टोमोटिक लीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस है, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस है। इंडिकेशंस क्या होती है एक पेशेंट की जो कि प्री ट्रांसप्लांट नेफ्रेक्टमी की क्या है? एक तो ये होता है कि अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है दैट इज सिम्प्टोमेटिक, दैट एक्सटेंड्स बिलो द आइलियल क्रेस्ट है, दैट हैव बीन इन्फेक्टेड है, दैट कंटेन सॉलिड ट्यूमर्स इन देम, ग्रेड 4 और 5 जो है यू आर एसोसिएटेड विद रिकरेंट यूटीआई है, या फिर रीनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, या फिर इसमें जो है सॉलिड रीनल ट्यूमर्स हैं, या फिर रीनल स्टोन्स विच आर नॉट क्लियर्ड बाय लिथोट्रिप्सी। नेटिव नेफ्रेक्टमी अगर आपने एक पेशेंट की जो कि ट्रांसप्लांट जिनमें होने वाला है या फिर ब्लड अगर ऑगमेंट करना हो तो इट इज आइडियली परफॉर्म 6 वीक्स प्रायर टू द ट्रांसप्लांट ताकि वो हीलिंग सब कुछ हो जाए। अगर एक पेशेंट को पोस्ट ट्रांसप्लांट 2 साल के बाद न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन हुआ है तो आपके माइंड में एकदम ट्रांसप्लांट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आना चाहिए। यू नीड टू नो आफ्टर 3 मंथ्स टू अप टू 2 years पोस्ट ट्रांसप्लांट ये हो सकता है जिसमें न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन होता है विद ग्राफ्ट डिसफंक्शन। इन्वेस्टिगेशन में आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो होता है वो ग्राफ्ट करा के देखना है और आपने स्पेशली इसमें जो है आरआई देखना है, नहीं सॉरी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी देखनी है, जिसमें आपको जो है पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी विच इज मोर देन 180 सेंटीमीटर पर सेकंड आप एमआरए करा के देख सकते हो। और एस इनहिबिटर्स पे आप देखते हो वेदर द पेशेंट का जो है रीनल डिसफंक्शन डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। इस पेशेंट में जो ट्रीटमेंट होती है एक तो मेडिकल मैनेजमेंट होती है, आप ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करके देखते हो एंटी हाइपरटेंसिव्स पे। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, क्रिएटिनिन स्टेबलाइज रहता है तो फिर आप मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू करते हो। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमनल एंजियोप्लास्टी विद एंडोल्यूमिनल स्टेंटिंग या फिर सर्जिकल रिपेयर का भी ऑप्शन आता है। एबीओ और ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी में आप देखते हो कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो है ओ, जो कि सिर्फ रिसीव कर सकता है ओ को, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल जो है रेसिपिएंट है, हर ब्लड ग्रुप जो है वो रिसीव कर लेगा। ए जो है वो सिर्फ ए और ओ से रिसीव करेगा और बी जो है वो बी और ओ से रिसीव करेगा। डीडी ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी आपके माइंड में अगर राइट साइड है तो ना से वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं किडनी, या फिर सी ऑफ द सीकम हो सकता है, ट्यूबिकुलस ऑफ द ट्यूबिकुलोसिस ऑफ द टर्मिनल आइलियम हो सकता है, पेंडिकुलर लंप और एब्सेस हो सकता है, लाइपोमा हो सकता है। और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो आपने इसको माइंड में रखना है डायवर्टिकुलर मास सी ए कोलन हो सकता है।
अगर एक पेशेंट जो है डायरिया के साथ आया ट्रांसप्लांटेड पेशेंट, तो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड? डी आपके माइंड में होना चाहिए कि या तो इस पेशेंट को इन्फेक्शियस डायरिया हो जिसमें या ये एंटोमीबा हिस्टोलिटिक हो सकता है, जॉर्डिया लैम्ब्लिया हो सकता है, शिगेला है, सैल्मोनेला है, ये क्रिप्टोस्पोरिडियम परवम है, CMV हो सकता है, MMF रिलेटेड मेडिकेशन से जो इंड्यूस डायरिया हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, कोलन कैंसर हो सकता है, पोस्ट ट्रांसप्लांट जो है लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो सकता है। इस पेशेंट को आपने जब इन्वेस्टिगेट कराना है, डायरिया के पेशेंट को जो कि पोस्ट ट्रांसप्लांट डायरिया हुआ है, इसमें आपने CBC में आपने देखना है कि TLC एलिवेटेड है, लो है, एक बेसलाइन क्रिएटिनिन कराना है, आपने कैल्शियम इनहिबिटर आपने लेवल्स कराने हैं कि कहीं ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन ज़्यादा तो नहीं हो रही, LFTs आपने कराना है टू चेक CMV हेपेटाइटिस, टूल DRCS क्रिप्टोस्पोरिडियम आपने कराना है, CMV एंटीजन टाइटर कराना है, अगर TLC बहुत लो है तो CMV DNA PCR कराना है। इसके अलावा हमने चेस्ट एक्सरे कराना है टू रूल आउट CMV न्यूमोनाइटिस, LFTs टू रूल आउट CMV हेपेटाइटिस, अगर लंग इन्वॉल्व है तो फिर बैल भी कराते हो, GI एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी टू रूल आउट CMV कोलाइटिस, फंडोस्कोपी टू रूल आउट CMV रेटिनाइटिस, और अगर क्रिएटिनिन चाहिए तो फिर आप CT भी करा के देख सकते हो। ट्रीटमेंट ये होती है कि यू हैव टू एडमिट द पेशेंट, आपने उसको IV फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कर देने हैं, आपने रिड्यूस करना है इम्यूनोसप्रेशन, MMF से आपने जो है एजा पे लेकर आना है, अगर TLC बहुत लो है तो फिर आप उसको जो है होल्ड कर दोगे अंटिल द TLC नॉर्मलाइजेस, आप एज MMF एजा या सेप्ट्रॉन को होल्ड कर दोगे, आइसोलेट करोगे पेशेंट को, आपने IV गैंसाइक्लोवर देना है, अगर वो CMV पॉजिटिव आता है 3 to 5 mg per kg IV OD आपको देना होता है। अगर कोई आपको जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म उसमें मिल गया है तो फिर आप इसको जो है मेट्रोइडोजोल है, आप इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन या टोजा दे सकते हैं। एक पेशेंट को जिसको फीवर हुआ है सेकंड पोस्ट ऑफ डे, कल्चर उसमें सूडोमोनास आया, क्रिएटिनिन उसका नॉर्मल है, और 10th पोस्ट ऑफ डे में एकदम पेशेंट जैसे इनकपी होती है, ब्लड प्रेशर 80/40, एफेब्राइल ड्रेसिंग सोक्ड विद ब्लड, डायग्नोसिस ये होता है कि दिस इज द रप्चर ऑफ द ग्राफ्ट, रीनल ग्राफ्ट जो होता है एनास्टोमोसिस। आपने एकदम पेशेंट को रिससिटेट करना है इमीडिएटली, आपने यू हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू द OT फॉर द एक्सप्लोरेशन प्लस माइनस रिपेयर है, या फिर आपको नेफ्रेक्टमी करने की जरूरत पड़ सकती है, उसी वक्त आपने आर्टीरियल बायोप्सी करनी है, और शायद उसमें आपको आर्टीरियल रिकंस्ट्रक्शन टू रीपरफ्यूज द लोअर एक्सट्रीमिटी की भी जरूरत पड़ जाए एट द सेम टाइम। आपने इस पेशेंट का IV एंटीबायोटिक्स एम्फोटेरिसिन एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड इज रिक्वायर्ड। इन्वेस्टिगेशन में हमने CBC है, क्लॉटिंग प्रोफाइल है, टाइप एंड क्रॉस मैच ब्लड है, ग्राफ्ट आर्टरी बायोप्सी के ऊपर ऑपरेटिवली जो आपने भिजवाई थी वो लेना है, डॉपलर ऑफ द लिम्ब आपने देखना है टू रूल आउट स्कीमिया, अगर आपने एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी पे जो है इसको एनास्टोमोस किया हुआ होता है तब आउटकम ये होता है शॉर्ट टर्म की ग्राफ्ट लॉस हो गया, होल्ड इम्यूनोसप्रेशन एंड वास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ सकती है, और टू रीपरफ्यूज द लोअर एक्सट्रीमिटी लॉन्ग टर्म आउटकम है आपने स्कीमिया लिम्ब हो सकता है, एंटीकोएगुलेशन, एफिशिएंट डायलिसिस है, साइकोलॉजिकल आपका जो है वो सपोर्ट होना चाहिए, लेटर आपका सेकंड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कि आपके पास बेसलाइन मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन होता है जिसमें आपका स्टीरॉयड है, साइक्लोस्पोरिन है, नहीं सॉरी ये बेसलाइन मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन है जिसमें आपका स्टीरॉयड है, टेक्रोलिमिस आल्सो रेफर्ड टू एज FK506 आल्सो रेफर्ड टू एज टैकोजन और प्रोग्राफ एंड MMF होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रिजेक्शन जो है सेलुलर में पल्स स्टीरॉयड्स है, वास्कुलर में ATG गैंसाइक्लोवर है, एंटीबॉडी मीडिएटेड में प्लाज्माफेरेसिस रिटोक्सिमैब है। इसके अलावा आपके पास एंटी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज होती हैं, इसमें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं an ATG, monoclonal antibodies that do not deplete the lymphocytes जिसमें daclizumab and basiliximab as in Similac होता है, monoclonal antibodies that deplete the lymphocytes these include म्यूरोमोलैब CD3 होता है या रिटुक्सीमैब आता है इसमें। अच्छा, इसके अलावा केमिकल इम्यूनोसप्रेशन विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, या फिर आपके पास जो होता है एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स होते हैं जिसमें एजा या MMF होता है जो कि माइकोफिनोलेट, मॉर्फिटल या सेलसेप्ट होता है, और एंटी लिम्फोसाइट ड्रग्स होती हैं जिसमें आप कहते हो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स है, साइक्लोस्पोरिन एज इन बायोरॉल, न्यूरॉल या फिर एप्रोक्राफ होता है, या फिर आप इसमें mTOR इनहिबिटर्स देते हो, दीज आर आल्सो एंटी लिम्फोसाइट ड्रग्स होती हैं जिसमें आप कहते हो सिरोलिमस है, एवरोलिमस है, सिरोलिमस इज रैपोम्यून एंड एवरोलिमस है सर्टिकैन। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है? जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स होते हैं वो इनहिबिट कर रहे होते हैं द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। जहां तक साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमिस का ताल्लुक है तो व्हाट दे डू इज दैट दे ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ दे ब्लॉक द एक्टिवेशन ऑफ द T सेल्स बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2 है। सो साइक्लोस्पोरिन हो जाए, टेक्रोलिमिस हो जाए, ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर रहे होते हैं एक्टिवेशन ऑफ T सेल्स बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2। फिर आपके पास MMF होता है, एजाथायोप्रीन होता है, ये मेनली प्यूरिन एंटागोनिस्ट होते हैं, दे प्रिवेंट द लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। दिस इज व्हाट दे डू कि MMF या एजाथायोप्रीन जो होते हैं ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट होते हैं और ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को। ठीक है, सो ये चीज होती है। और साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमिस का आई जस्ट टोल्ड यू दैट दे ब्लॉक द एक्टिवेशन ऑफ T सेल्स बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि भाई व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स
अगर स्टीरॉइड्स हैं तो ना सिर्फ हर्सूटिज्म करेगा, एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कैटरैक्ट फॉर्मेशन है, बेड वुंड हीलिंग है। अगर वो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है तो ना सिर्फ वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, हर्सूटिज्म, जिंजाइवल हाइपरट्रोफी, ये दोनों मेनली साइक्लोस्पोरिन से होते हैं, ठीक है। और आपके पास एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स भी होती हैं, जो ड्रग इंड्यूस मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर से होते हैं। एमटॉर इनहिबिटर्स आपको प्रोटीन यूरिया, डिस्लिपिडीमिया, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग करती है, जो एज है वो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ न्यूप्लाजिया एंड इन्फेक्शन करता है, एलोपीशिया करता है, पाटोटॉक्सिक होता है, ल्यूकोपीनिया करता है। एमएमएफ ना सिर्फ आपको नाउजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, डायरिया, ल्यूकोपीनिया करता है, ये आपकी इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है। देन जैसे कि अगर एक पेशेंट आपके पास जो है, इवैल्यूएशन ऑफ रेसिपिएंट आप कैसे करते हो। एक पेशेंट अगर आपके पास रेसिपिएंट आया है, 4 चीजें आपने चेक करनी है कि उसको कोई सब्सटेंस अब्यूज की तो प्रॉब्लम नहीं है प्रायर, या फिर मॉर्बिड ओबेसिटी तो नहीं है, कोई ऐसे हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज तो नहीं है, कॉम्प्लायंस इश्यूज तो नहीं है। अगर है तो फिर आपने उसको करेक्ट करना है, अगर नहीं है तो फिर आप उसको फर्दर इवेल्युएट करोगे। हिस्ट्री में आपने देखना है कि उसको प्रॉब्लम लिस्ट क्या है, मेडिकेशंस क्या ले रहा है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, और इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री क्या है। उसके बाद एग्जामिनेशन में आपने उसका जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, आई का एग्जामिनेशन करना है, डेंटल एग्जामिनेशन करना है। लैब्स में आपने ना सिर्फ उसकी सीबीसी है, केमिस्ट्री स्क्रीन है, क्लॉटिंग प्रोफाइल है, इन्फेक्शियस सेरोलॉजी है, पीएसए, यूरिन डीआरसीएस है, एचएलए कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, ट्यूबिकुलिन टेस्ट है, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड है, पैप स्मीयर आपने कराना है। आपने जो इमेजिंग लेनी है उसमें ना सिर्फ ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, यूरोडायनेमिक स्टडी अगर उसको लट्स का है, मैमोग्राम अगर वुमेन इज मोर देन इक्वल टू 40 ईयर्स। और जो इसके अलावा आपने 4 चीजें एक्स्ट्रा करानी होती है, जिसमें सोशल सर्विस कंसल्ट होता है, डाइटरी कंसल्ट होता है, पेशेंट एंड फैमिली का एजुकेशन का है, एंड फाइनेंशियल काउंसलिंग आती है। इसके बाद फिर आप स्पेशल जो होती है वो स्टडीज होती है, स्पेशलिटी काउंसल्स एज इंडिकेटेड होते हैं, जिसमें आपको रूल आउट करना होता है अगर पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन है, एक्टिव मैलिग्नेंसी है, अनसूटेबल कंडीशंस फॉर टेक्निकल सक्सेस है, या हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी है, या फिर नॉन कॉम्प्लायंस का अगर इशू है इनमें, तो फिर आप पहले करेक्ट करोगे। अगर नहीं करेक्ट होता तो अनएक्सेप्टेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन है। अगर एक पेशेंट में एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, एक्टिव मैलिग्नेंसी नहीं है, कोई हाई उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, कंडीशंस नहीं है फॉर विच आर अनसूटेबल फॉर टेक्निकल सक्सेस, या नॉन कॉम्प्लायंस नहीं है, तो दीज आर एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, फिर आपके पास एक आते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू एवेल्युएट डोनर्स। डोनर को सबसे पहले यू हैव टू एजुकेट पोटेंशियल डोनर्स अबाउट द रिस्क एंड द बेनिफिट्स। सबसे पहले आपने पेशेंट में जो है मेडिकेशन लिस्ट पता करनी है, इंसिडेंट्स पर देनी है, मेडिकल हिस्ट्री में आपने पता करना है कोई स्टोन डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज मेलाइटिस हो, कोई मेलिग्नेंसी हो, कोई टीबी की हिस्ट्री हो, कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, डिजायर टू डोनेट है, कोई टीबी की हिस्ट्री ना हो। फिर आपने जो है बीपी एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इन पेशेंट में देखना है, जिसमें बीएमआई होता है, वेट डिवाइड बाय हाइट, लिम्फ नोड्स है, जॉइंट्स है, ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है। लैब जो आपने करानी है ना सिर्फ सीबीसी है, क्लॉटिंग प्रोफाइल है, यूसीई है, लिपिड प्रोफाइल है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, एलएफटीज है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम है, यूरिन डीआरसीएस है, एबीओ ब्लड कंपैटिबिलिटी आपने देखना है। ये सारी चीजें कराने के बाद अब आपने चेक करना है कि इन पेशेंट में कोई सिग्निफिकेंट रीनल डिजीज तो नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट मेंटल डिसफंक्शन है, हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी और मोबिलिटी तो नहीं है, सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबल डिजीज तो नहीं है। अगर ये डिजीज ये है तो फिर यू डिस्क्वालीफाई, अगर ये नहीं है तो फिर आपने एबीओ ब्लड टाइप कराना है। अगर वो कंपैटिबल मिलता है तो फिर अब आप टिश्यू टाइपिंग एंड डोनर रेसिपिएंट क्रॉस मैच कराते हो। अगर ये भी सही है तो फिर आपने पूरे उसके टेस्ट कराने हैं, जिसमें ना सिर्फ सीबीसी है, यूसी है, केमिस्ट्री पैनल है, वायरल सेरोलॉजी है, हेबी सी, एचआईवी, एचएसवी, एब्स्टन बार, सीएमवी, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट्स, यूरिन डीआरसीएस, इसमें आपने पीएसए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ईजीएफआर, ईसीजी, कार्डियक एवैल्यूएशन, पैप स्मीयर, मैमोग्राम, प्रेगनेंसी टेस्ट, रीनल अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, पीएसए, रिमोट स्टोन हिस्ट्री अगर है तो कैल्शियम, यूरिक एसिड से ऑक्सिलेट सिट्रेट। अगर ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं, फिर अब आपने जो है इसका सोशल सर्विस जो है वो कंसल्ट कराना है, एवैल्यूएशन करानी है, और अब आपको इमेज करना है ना सिर्फ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और वेन्स को और आर्टरीज को, जिसके लिए आप सीटी जो है एंजियोग्राम और कैथेटर एंजियोग्राम होता है, एंड सीटी यूरोग्राम आप या सीटी के यू भी कराते हो। इफ इट इज acceptable, repeat करते हो, donor recipient cross match, and if it is negative you go ahead with donor nephrectomy. If it is positive then you consider desensitization protocols and or you disqualify them. गोल्डन ट्राइंगल ये होता है जो एरिया बिटवीन द लोअर पोल ऑफ द किडनी है, यूरेटर एंड गोनाडल वेसल्स होता है। बिफोर लाइगेटिंग द वेसल्स इन द डोनर यू हैव टू गिव अबाउट 3 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड आपने देना है, 20 mg IV लासिक्स देना है, 25 mg मैनोटॉल देना है। कॉम्प्लिकेशंस आपकी ना सिर्फ जनरल होती है, स्पेसिफिक होती है, डीवीटी, परमेबोलिज्म, एमआई एंड स्ट्रोक है। और जो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस है उसमें ब्लीडिंग है, इंजरी टू द एडजेसेंट विसरा है, प्लूरल इंजरी है, वुंड इन्फेक्शन है, आपकी इंजरी टू द जो वेसल्स है उनकी भी इंजरी होती है। डोनर नेफ्रेक्टमी जब ओपन अप करते हो तो वाई डू यू टेक द लेफ्ट किडनी? लेफ्ट किडनी इसलिए ली जाती है क्योंकि एक तो इसकी लंबी जो है वो वेन होती है, और सेकेंडली जो होती है
जब आप लेफ्ट किडनी को लेकर राइट साइड पे डालते हो तो उसका पेल्विस और यूरेटर जो होता है एंटीरियरली आता है और वो कंप्रेशन नहीं कर रहा होता बाय एनी ऑफ द वेसल्स, क्योंकि वेसल्स के भी नीचे आ जाती हैं। और इसमें जो है पीसीएन अगर लेटर ऑन कभी ऑब्स्ट्रक्शन होती भी है तो पीसीएन करने में बड़ी आसानी होती है, आपकी मोर स्पेस होती है। खैर सॉरी, ये तो राइट साइड का बता दें। अच्छा, ऑपरेटिव प्रोसीजर आप कैसे करते हो डोनर नेफ्रेक्टमी, यू नीड टू नो इट। क्लासिक आपने जो है उसको फ्लैंक रिट्रोपेरिटोनियल जो होते हैं अप्रोच होनी चाहिए, सुपर 12th इंसिजन देते हो, ट्रिवर्स करते हो एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस को एंटर करते हो, पेरिटोनियम को रिफ्लेक्ट करते हो, प्लूरा को स्वीप करते हो, किडनी को आइडेंटिफाई करते हो, जीरोटस फेशिया को इंसाइज करते हो, लैटरल सर्फेस पे मिनिमल मैनिपुलेशन ऑफ द किडनी होनी चाहिए, क्योंकि सॉरी अगर आप ज्यादा करोगे तो दैट कैन रिजल्ट इन वासोस्पाज्म। आप पैपावरीन भी देके दे सकते हो व्हिच इज अ नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। फिर आपने यूरेटर को आइडेंटिफाई करना है और इसको अलॉन्ग विद दिस पेरीयूरेट्रल पार्ट जो होता है आपने इसको ट्रेस डाउन करना है टू द इप्सिलैटरल आइलिक वेसल। आपने गोल्डन ट्रायंगल जो है मेंटेन करके रखनी है। और अगर ये राइट साइड पर होता है ना तो गोल्डन ट्रायंगल आपका रीनल हाइलम है, यूरेटर एंड आईवीसी के बीच में होता है। अच्छा, किडनी को फिर आपने मोबिलाइज करना है और डाइसेक्ट आउट करना है फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, और फिर रीनल वेन को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके एंटीरियरली आपने पूरा डाइसेक्ट आउट करना है। लेफ्ट साइड पे आपने गोनाडल वेन, एड्रिनल वेन एंड लंबो वेन को आइडेंटिफाई करना है, लाइगेट करना है विद सेल कैन डिवाइड करना है। रीनल आर्टरी को आपने आइडेंटिफाई करना है, डाइसेक्ट आउट करना है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एडवेंटिशिया एंड लिम्फेटिक्स डिवाइड करना है। रिमेनिंग जो रिटोपेरिटोनियल अटैचमेंट्स हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है। और वंस यू गेट टू नो कि रेसिपिएंट इस वक्त जब आपकी पूरी की पूरी किडनी जो है वो मोबिलाइज पड़ी हुई है, आर्टरी वेन सामने है, यूरेटर दिख रहा है, अब आपको जो है साथ वाली ओटी में कंफर्म करना है कि रेसिपिएंट जो आप जिस जो बेड बना रहा है उधर उसका फेवरेबल वेजल्स हैं और वो पेशेंट स्टेबल है। अगर वो है तो फिर अब एट दिस टाइम और डोनर पे आके यूरेटर को जो है वो लाइगेट करते हो एज डिस्टली एज पॉसिबल। यूरेटर की लेंथ तकरीबन 12 to 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। एंड उस वक्त आपने जो है जस्ट prior to the ligation of the ureter आपने पेशेंट को ना सिर्फ लैसिक्स देना है, मैनोटॉल देना, हाइड्रेट करना है, और फिर आपने ऑब्जर्व करना है यूरेटर को फॉर डायूरेसिस, बिकॉज इफ दिस डायूरेसिस देन दिस कंफर्म्स एक्सीलेंट वैस्कुलराइजेशन ऑफ द किडनी। अच्छा, ये करने के बाद आपने जो है सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले जो क्लैंप लगता है राइट एंगल वो आर्टरी पे लगता है, फिर आप वेन पे क्लैंप लगाते हो, सेटेंस की क्लैंप, और जब आप डिवाइड करते हो तो पहले आर्टरी को डिवाइड करते हो फिर वेन को डिवाइड करते हो। अगर आईवीसी है तो यू टेक अ कफ ऑफ दी आईवीसी और इमीडिएटली आप किडनी को फिर प्लेस कर देते हो इन आई/बेसिन, और फिर पेशेंट की जो किडनी होती है अब ये जो है वो वेजिटेबल पे चली जाती है, जिसको आप उस इमीडिएटली कैनुलेट करते हो, फ्लश करते हो विद कोल्ड प्रिजर्वेटिव 4 डिग्री सेल्सियस सोल्यूशन में कंटेनिंग हेपरिन 10,000 यूनिट्स। और डोनर वाले जो टीम होती है वो फिर ओवरस्यू करती है रीनल आर्टरी को और वेन को ट्रांसफिक्स करती है विद 50-प्रोलीन, एंड देन आप उसको जो है लाइगेट करते हो रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल वेन को विद सिल्क, और फिर आपने प्लेस्ड करना है ड्रेन, इरिगेट करना है वूंड को और क्लोज करना है, स्किन को अप्रोक्सीमेट करना है। पोस्ट ऑपरेटिव आप चेस्ट एक्सरे करा के देखते हो जस्ट टू रूल आउट के उसमें कोई न्यूमोथोरैक्स तो डेवलप नहीं हुआ। फिर आप आते हो कि एक पेशेंट को अगर क्रिएटिन बढ़ गया है 2 से 4 साल पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो ना सिर्फ उसको जो है ट्रांसप्लांट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है, क्रॉनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी हो सकता है, रिकरेंस ऑफ द रीजनल डिजीज हो सकता है, कैल्शियम इनहिबिटर टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट हुआ है विद इन 4 आवर्स उसके किडनी सॉफ्ट हो गई है तो रीजन कुड बी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन बिकॉज ऑफ द एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, प्रीवियस सेंसिटाइजेशन या क्रॉस मैच पॉजिटिव, प्रोलॉन्ग्ड उसका स्कीमिया टाइम हो सकता है, वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रिकरेंस ऑफ द रीजनल डिजीज हो सकती है, ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। व्हाट फैक्टर्स लीड टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रीनल ग्राफ्ट फंक्शन? एक तो ये कहता है कि द नंबर, द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइमिंग ऑफ द रिजेक्शन एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, compliance regarding immunosuppressive drugs है, सब ऑप्टिमल इम्यूनोसप्रेशन तो नहीं की, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटिस है, डोनर का क्या है, एज क्या है, रिलेशन क्या है, मैचिंग क्या है, लाइव रिलेटेड है, कैडवरिक है। अच्छा, ड्रग लेवल्स जो होते हैं आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, प्रेडनिसोलोन 0.5 mg/kg जो है इन ओडी डोज देते हो, एजाथायोपिन जो होता है वो 1.5 mg/kg HS देते हो, साइक्लोस्पोरिन एडल्ट्स में 6 mg/kg आपने बीडी देनी है, बच्चों में 8 mg/kg बीडी देनी है, प्रोग्राम 0.15 mg/kg बीडी डोज में देते हो। MMF अगर लेस देन 45 ईयर्स आप 500 mg बीडी दोगे, 45 to 65 ईयर्स ऑफ एज है तो फिर यू नीड टू गिव अबाउट 750 mg बीडी, और मोर देन 65 अगर एज है तो 1000 mg बीडी है। प्रोग्राम का जो टारगेट लेवल है वो 8 to 10 होना चाहिए फर्स्ट मंथ में, और साइक्लोस्पोरिन का लेवल जो होता है वो तकरीबन 250 तक होना चाहिए। फिर आती है एक चीज विच इज रेफर्ड टू एज ये क्रॉनिक एलोग्राफ्ट रिजेक्शन या नेफ्रोपैथी, आल्सो रेफर्ड टू एज एन इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ट्यूबुलर एट्रोफी। ये इम्यून मीडिएटेड प्रोसेस होता है विच रिजल्ट्स इन रीनल डैमेज, और ये जो ग्रेजुअली जो होता है रीनल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, बट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड this does not respond to the anti-rejection treatment। इसमें you have to convert जो calcineurin inhibitors है उसमें आपको mTOR inhibitors में convert करना पड़ता है। फिर एक चीज़ होती है which is referred to as a panel reactive antibody। what is it? PRA क्या होता है?
ये उस वक्त ऑब्टेन होता है जब आप टेस्ट कर रहे होते हो रेसिपिएंट के सीरम को विद द पैनल ऑफ लिम्फोसाइट्स फ्रॉम डिफरेंट वॉलंटियर्स, और वॉलंटियर्स आप इस तरह सेलेक्ट करते हो बेस्ड ऑन द HLA टाइप, सो दैट मेनी HLA एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन द पैनल, और ये एक्सप्रेस्ड होती है एज परसेंटेज बिटवीन 0 and 99%. इफ समवन हैज अ पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी ऑफ 99%, इट मीन्स दैट दे reacted or lyse the cells with 99% of the panel, and therefore they have numerous anti-HLA antibodies, and they have a higher probability of their cross match being positive to any future donor, and this has prognostic significance that in that the chance of finding a donor for this patient जो होता है that will yield a negative cross match is only about 1%. तो इस वजह से ये तो आपने करना। अच्छा, रीनल ट्रांसप्लांटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 20% ऑफ द किडनीज जो होती है दे हैव मोर देन वन रीनल आर्टरी, एंड बिकॉज द रीनल आर्टरीज होती है एंड आर्टरीज होती है, सो देयरफॉर यू हैव टू प्रिजर्व ऑल द रीनल आर्टरीज, एंड ये एंड आर्टरीज होती है, देयर इज नो ओवरलैप इन द परफ्यूजन, सो एनी आर्टरी विच इज सैक्रिफाइस्ड will lead to a perfusion defect or bluish discoloration of the kidney हो जाएगी। Just keep this in mind कि आर्टरी जो स्पेशली सप्लाई कर रही होती है लोअर पोल ऑफ द किडनी को, उनमें बहुत ज़्यादा अटेंशन आपने इसलिए देनी है बिकॉज दे ऑल्सो सप्लाई द यूरेटर, एंड अगर एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर डॉक्टर साहब अगर आपने एक आर्टरी सैक्रिफाइस करनी ही है किडनी में विद मल्टीपल रीनल आर्टरी, तो कौन सी आप कराएंगे, तो नेवर सैक्रिफाइस, अव्वल तो आपको कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करनी, लेकिन अगर करनी ही है तो नेवर सैक्रिफाइस द आर्टरी टू द लोअर पोल बिकॉज इट सप्लाइज द यूरेटर ऑल्सो। वेन्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज उनमें एक्सटेंसिव वीनस कोलैटरल्स वो हो जाती है डेवलप। ग्राफ्ट प्लेसमेंट जो होती है आपको किस तरफ डालनी होती है, मतलब मोस्टली जो है वो ग्राफ्ट इज प्लेस्ड इन द राइट इलियक फॉसा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक तो ये होता है कि देयर इज मोर स्पेस ऑन द राइट साइड टू प्लेस द ग्राफ्टेड किडनी, और रीनल बायोप्सी जो होता है मोर इजीली डन ऑन द राइट साइड, और आपके जब लेफ्ट किडनी राइट साइड पे आप डालते हो तो आपका पेल्विस एंड यूरेटर एंटीरियरली प्लेस हो जाता है, लेस चांस ऑफ इट बीइंग कंप्रेस्ड बाय द वेसल्स, एंड राइट इलियक वेन जो होता है मोर एक्सेसिबल होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट। अच्छा, साइड्स कहाँ डाल सकते हो ग्राफ्ट को? राइट इलियक फॉसा, लेफ्ट इलियक फॉसा, या फिर ऑर्थोटॉपिकली जो होता है आफ्टर नेटिव नेफ्रेक्टमी आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। वाई द लेफ्ट किडनी इज रिमूव्ड? एक तो इसकी जो रीनल वेन होती है लेफ्ट साइड की वो लॉन्गर होती है, गुड इनफ फॉर अनास्टोमोसिस है। दूसरी ये चीज़ होती है कि लेफ्ट रीनल आर्टरी जो होती है वो उसकी डायसेक्शन ईजी होती है बिकॉज इवन दो राइट साइड की जो रीनल आर्टरी है वो लॉन्गर जरूर है बट इट पासेस बिहाइंड द IVC, दैट इज द रीजन फॉर इट। अच्छा, एंड वाई डू यू प्लेस इट ऑन द राइट साइड? जब लेफ्ट किडनी को आप इन्वर्ट करते हो टू हार्वेस्ट, इसका पेल्विस सुपरफिशियल हो जाता है, लेस चांस टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेसल्स है, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती भी है तो इट इज इजीली मैनेज बाय द प्लेसमेंट ऑफ द PCN, और राइट साइड पे आपको ज्यादा स्पेस अवेलेबल होती है। लेफ्ट में आपको सेगमोइड कोलन आता है दैट कॉजेज लेस प्लेस इन द लेफ्ट इलियक फॉसा, और लेफ्ट जो राइट साइड है उसमें एक्सटर्नल इलियक वेसल्स होती है, मोर सुपरफिशियल होती है, और रीनल बायोप्सी भी ज्यादा आसानी से की जाती है ऑन द राइट साइड, ठीक है। ये हो गया, okay. What is orthotopic renal transplant? Just told you कि नेटिव नेफ्रेक्टमी के बाद जब आप उसको उसी के पोजीशन में डाल देते हो where you anastomose the artery in the vein the original place after removing it, और नेटिव नेफ्रेक्टमी में जब आपने मतलब कौन कौन से वेसल्स यूज होते हैं रीनल आर्टरी को जो है जब उसके पेल्विक वेसल्स जो होते हैं अनसूटेबल होते हैं तो आप नेटिव नेफ्रेक्टमी करके उधर ही आप रीनल ग्राफ्ट डालते हो। पेशेंट का रीनल आर्टरी को आपको अनास्टोमोस करना होता है, जो डोनर का जो किडनी है उसको अनास्टोमोस करना होता है आइदर विद नेटिव रीनल आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी। वीनस को जो है आप वो जो है करते हो विद रीनल वेन और IVC कैन बी डन। स्कीमिया टाइम क्या होता है? एक तो स्कीमिक टाइम जो होता है इट इज़ द टाइम द किडनी इज रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन। लाइव रिलेटेड में जो होता है रेयरली ये मोर देन 1 आवर है। कैडेवरिक में जो होता है ये आपका 24 से 36 आवर्स तक जो होता है वो आइडियली हो सकता है, बट देर आर रिपोर्ट्स के सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांटेशन इवन अप टू 72 आवर्स ऑफ स्कीमिया टाइम ये पॉसिबल है। एक तो वार्म स्कीमिया टाइम होता है, इट इज डिफाइंड एज अ टाइम जब आप एओर्टा पे क्रॉस क्लैंप लगाते हो द डोनर टू द टाइम द कोल्ड परफ्यूजन इज कमेंस्ड, एंड आइडियली दिस शुड बी 0 बट अप टू 20 मिनट्स ऑफ वार्म स्कीमिया टाइम इज टॉलरेटेड बाय द किडनी। और फिर आता है कोल्ड स्कीमिया टाइम दैट इट इज डिफाइंड एज अ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ कोल्ड स्टोरेज है, मशीन परफ्यूजन है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन है। फिर आपका री वार्म स्कीमिया टाइम होता है जो कि टाइम होता है फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द किडनी फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज ऑफ परफ्यूजन टू द बिगिनिंग ऑफ द री परफ्यूजन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वैस्कुलर एनास्टोमोसिस इन द रेसिपिएंट है। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं आपकी रेसिपिएंट्स में? एक तो मेलिग्नेंसी होती है और इसमें आपको तकरीबन 2 to 5 ईयर टाइम पीरियड चाहिए होता है डिजीज फ्री इंटरवल का, और या फिर आप कहो कि एक्टिव इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कार्डियोमायोपैथी है, सीवियर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नॉन कंप्लायंट पेशेंट है, सब्सटेंस अब्यूज है, ऑक्सिलोसिस है, बिकॉज इन दैट केस आपको कंबाइंड रीनल एंड लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। कौन से ट्यूमर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं टू डोनेशन की? या तो वो बेसल सेल कार्सिनोमा है, सर्वाइकल कार्सिनोमा इन साइटू है,
कार्सिनोमा इन साइटो द वोकल कॉर्ड है, एस्ट्रोसाइटोमा है, पिट्यूशरी एडिनोमा है, पीनियोसाइटोमास हैं, ये सारे होते हैं। डोनर्स क्या कॉन्ट्रडिकेशन होती है, एक तो एब्सोलूट होती है, रिलेटिव होती है। एब्सोलूट में एज अगर लेस देन 18 ईयर्स हो, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस है, प्रोटीन यूरिया मोर देन 300 mg पर 24 आवर्स है, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, HIV है, बायलैटरल किडनी स्टोन्स हो, हार्ट डिजीज हो, रीसेंट मेलिग्नेंट ट्यूमर हो। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर मोर्बिड ओबेसिटी है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है, एक्यूट इन्फेक्शन में TB है, Hep B है, Hep C है। फिर ये कहते हैं कि भाई ये organ preservation solutions जो होती हैं, they mimic what type of fluid? They mimic intracellular fluid because they prevent the cellular edema and the loss of the intracellular potassium. And aims of kidney storage solution क्या होती है कि organ preservation जो है वो mainly rely करता है on hypothermia, जो कि lower कर देता है metabolic rate को और conserve करता है stores of ATP को और prevents the formation of oxygen free radicals during the reperfusion phase, और ये prevent कर रहा होता है cellular swelling को और maintain करता है the intracellular and extracellular electrolyte gradient, buffer करता है acidosis को, provide करता है energy reserve and minimizes oxidative reperfusion injury. Normally malignancy के बाद 2 to 5 years of disease free interval is a must. Donor recipient cross match होता क्या है, जिसमें आप मिक्स करते हो डोनर के lymphocytes को with the recipient सीरा को to detect the presence of preformed cytotoxic antibodies. ये ऑलरेडी बताया हुआ था कि अगर स्पेशली जो है प्रीवियस ट्रांसप्लांट हुआ हो, ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी हो तो उसमें होती है। और टिश्यू टाइपिंग या ट्रांसप्लांट क्या होता है, इट रिफर्स टू द HLA आइडेंटिटी विच इज शेयर्ड बिटवीन द रेसिपिएंट एंड द डोनर। और ये HLA जो होता है प्रेजेंट होता है द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 6। और ये मस्ट है ABO ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट का होना जरूरी है। फिर आते हैं लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी में आप पोर्ट्स कहाँ डालते हो। एक तो हैंड असिस्टेड में आप एक 7 सेंटीमीटर का पेरियम्बलाइकल इंसेशन बनाते हो, या फिर आप इसी के थ्रू इंसफ्लेट भी कर रहे हो तो इंस्पेक्ट करते हो, या फिर आप इसमें 10 मिलीमीटर का ट्रोकार डाल देते हो 30 डिग्री टेलीस्कोप के साथ। इसके अलावा आपने 212 मतलब ये आपने जो है ये हैंड असिस्टेड डिवाइस है जिसमें आपने 10 मिलीमीटर का ट्रोकार जो है वो आपने जो डालना है वो 30 डिग्री टेलीस्कोप प्लेस थ्रू अ ट्रोकार इन द हैंड असिस्टेड डिवाइस। 212 मिलीमीटर ट्रोकार देयर इंसर्टेड अंडर डायरेक्ट विजन इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इन द सब कॉस्टल रीजन है। और रेयरली जो एक थर्ड ट्रोकार 5 मिलीमीटर का आप डाल सकते हो मिड एक्सिलरी लाइन में फॉर लैटरल रिट्रैक्शन। डिफरेंस व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डोनर नेफ्रेक्टमी। एक तो सबसे अच्छा गुड एक्सपोजर होना चाहिए, जेंटल हैंडलिंग होनी चाहिए, लेस डायसेक्शन ऑफ द पेरीहाइलर रीजन हो, प्रिजर्वेशन ऑफ द पेरीहाइलर फैट हो, टेक मैक्सिमम लेंथ ऑफ द यूरेटर हो विद प्रिजर्व द एडवेंटिशिया, लाइगेट द लिम्फेटिक्स इन द पेरीहाइलर रीजन टू प्रिवेंट द लिम्फोसील, नो ट्रैक्शन और मिनिमल मोबिलाइजेशन ऑफ द किडनी एंड द वेसल्स एंड दैट कैन रिजल्ट इन स्पैज्म ऑफ द वेसल्स है। फिर आते हैं एनास्टोमोसिस पे। अगर आपने डिपेंड करता है अगर वो इंटरनल आइलियक आर्टरी यूज़ हुई है तो फिर एंड टू एंड होता है, अगर वो एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी यूज़ हुई है तो एनास्टोमोसिस होता है, एंड टू साइड होता है। व्हाई नॉट यू यूज़ इंटरनल आइलियक आर्टरी? बिकॉज इट रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई टू द पेल्विक ऑर्गन्स रिजल्टिंग इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्टेनोसिस का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है एंड देयर इज मोर टाइम रिक्वायर्ड इन द मोबिलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी एंड द कॉमन आइलियक आर्टरी। अगर स्पेशली एक पेशेंट को प्रीवियस ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है और उसकी इंटरनल आइलियक आर्टरी यूज़ हुई भी है तो फिर आप कॉन्ट्रालैटरल इंटरनल आइलियक आर्टरी नहीं यूज़ करोगे because otherwise that would reduce the blood supply to the pelvic organ resulting in erectile dysfunction. इसके अलावा आर्टरी जो है आप इंटरनल आइलियक आर्टरी, कॉमन आइलियक आर्टरी, एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी यूज कर सकते हो। बच्चों में ऑटा है, स्प्लेनिक आर्टरी, नेटिव रीनल आर्टरी कैन आल्सो बी यूज्ड। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि कौन सा सूचर यूज होता है। प्रोलीन आप यूज करते हो 60। और क्या आप आर्टरी को पहले अनास्टोमोस करोगे या वेन को करोगे, एंड विच इज डन फर्स्ट? कहते हैं कि अगर तो रीनल वेन शॉर्ट होती है और एक्सपोजर लिमिटेड है तो इट इज प्रेफरेबल कि आप वीनस अनास्टोमोसिस पहले करो। लेकिन अगर आप नॉर्मली दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इट इज प्रेफरेबल कि आप रीनल आर्टरी का अनास्टोमोसिस पहले करो बिकॉज इट इज अ क्रिटिकल ऑफ द टू मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द टू वैस्कुलर अनास्टोमोसिस, और इसमें किडनी इज नॉट फिक्स्ड और टीदर्ड बाय द वीनस अनास्टोमोसिस। और दूसरी ये चीज होती है कि वीनस का जो वो अक्लूजन है या क्लैंपिंग जो होता है दैट कैन बी delayed until after the completion of the renal artery anastomosis, and that reduces the risk of the iliac venous occlusion time and reduces the risk of iliofemoral venous thrombosis. अच्छा, फिर ये कहते हैं कि आपका डिसएडवांटेज क्या होता है इन पेशेंट्स में, ये तो मैंने बता दिया। और तो इंटरनल आइलियक आर्टरी जब आप यूज करते हो तो इनमें ज्यादा चांस होता है स्टेनोसिस के होने का, ठीक है। दूसरा, आपको एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी और कॉमन आइलियक आर्टरी की भी मोबिलाइजेशन की जरूरत होती है ताकि आप इसको जो है ग्रेटर लेंथ ऑफ द इंटरनल आइलियक आर्टरी को आप ले सको। और ये भी स्कूल ऑफ थॉट है, द मोस्ट डिफिकल्ट अनास्टोमोसिस होता है वो आप पहले करो, दैट इज आर्टीरियल अनास्टोमोसिस। और अगर आपने इंटरनल आइलियक आर्टरी यूज की है तो ये एंड टू एंड होती है, तो दैट मीन्स आपको डिस्टल एंड ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी को आपने सूचर लाइगेट करना है जस्ट प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है।
और कभी भी आप इंटरनल आइलिक आर्टरी यूज़ करते हो तो आपको मोबिलाइज करनी होती है लेंथ ऑफ कॉमन आइलिक एंड एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी सो दैट इंटरनल आइलिक आर्टरी कैन बी रोटेटेड लैटरली विदाउट किंकिंग फॉर इजी एनास्टोमोसिस. वीनस एनास्टोमोसिस जो होता है वो एक्सटर्नल आइलिक वेन है या फिर द जंक्शन ऑफ द कॉमन आइलिक वेन या एक्सटर्नल आइलिक वेन आप कर सकते हो. ठीक है. और अगर रीनल वेन शॉर्ट है तो और एक्सटर्नल आइलिक वेन वेरी डीप है तो इस दैट केस जो होता है वीनस एनास्टोमोसिस पहले कर देते हो. अच्छा फिर ये कहते हैं अच्छा अगर आपने एक और स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि अगर आपने एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी यूज़ करनी है तो फिर आप वीनस एनास्टोमोसिस पहले करें क्योंकि एक्सटर्नल आइलिक वेन उसके नीचे होती है. और अगर आपने इंटरनल आइलिक आर्टरी यूज़ करनी है तो आप आर्टीरियल एनास्टोमोसिस पहले करें. एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी इसके दो किडनीज जिनमें आपके मल्टीपल वेसल्स हैं तो आप इजीली जो है तो उसको एनास्टोमोस कर सकते हो टू एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी और देयर इज नो डिस्पैरिटी इन द साइज ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द ग्राफ्ट एंड द रेसिपिएंट वेसल while using the internal iliac artery. That is important. अच्छा फिर ये कहते हैं disadvantage of using the internal iliac artery already told you कि एक तो यू हैव टू मोबिलाइज अ ग्रेटर लेंथ ऑफ एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी एंड कॉमन आइलिक आर्टरी ताकि आप आराम से क्लैंप्स लगा सकते हो इंटरनल आइलिक आर्टरी के उधर. दूसरा दैट वुड इंक्रीज ऑपरेटिव टाइम और इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. और इसमें जो है इंक्रीज रिस्क हो जाता है स्टेनोसिस का, रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द पेल्विक ऑर्गन्स. ईडी का रिस्क जो है वो भी बढ़ जाता है इन पेशेंट्स में. और द डिसएडवांटेजेस कि अगर जो स्टेनोसिस होता है तो इसमें शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट होता है तो आप आराम से इसको जो है वो ट्रीट भी कर सकते हो आराम से. ऑल्सो इसमें एडवांटेज ये होती है कि इंटरनल आइलिक आर्टरी की दैट जब आप इसको स्पेशली उन केसेस में जिनमें डोनर रीनल आर्टरी जो है शॉर्ट होती है तो आप गेन कर सकते हो एक्स्ट्रा लेंथ फ्रॉम द इंटरनल आइलिक आर्टरी. ठीक है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. डोनर में जो होता है ये पूछी जाती है कि आप कौन सा क्लैंप पहले लगाते हो तो आर्टीरियल क्लैंप पहले लगाते हो, वीनस क्लैंप बाद में लगाते हो और कट जो है पहले आर्टरी को करते हो फिर आप वेन को करते हो. और फिर कहते हैं कि रेसिपिएंट में आपने कौन सा क्लैंप पहले लगाना है. पहले आपने इसमें नहीं इसमें कहते हैं कि जो रेसिपिएंट में आपने कौन सा क्लैंप पहले हटाना है आफ्टर द एनास्टोमोसिस इज कंप्लीट. तो पहले आप वैस्कुलर एनास्टोमोसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो वीनस क्लैंप को आप ओपन करते हो फर्स्ट और फिर आप आर्टीरियल क्लैंप को ओपन करते हो ताकि कंजेशन ऑफ द रीनल वेसल्स ना हो जाए. अगर विच वुड हैपन अगर आप आर्टीरियल क्लैंप को पहले ओपन कर दोगे. और जब आपने वैस्कुलर क्लैंप्स ओपन करने हैं तो यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर एंड द टर्जिडिटी ऑफ द किडनी. आपने देखना है कि उसका कहीं ब्लीडिंग द एनास्टोमोटिक साइड पे तो नहीं हो रही है, यूरिन आउटपुट क्या है. फिर आता है लीस्ट रिक्वायर्ड टेक्निक. देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. या तो एक्स्ट्रा वेजाइकल मेथड होता है या इंट्रा वेजाइकल मेथड होता है. इसमें आपने लेंथ ऑफ द यूरेटर को एडजस्ट करना है टू अवॉइड किंकिंग. डिस्टल एंड को आपने स्पैचुलेट करना है एंटीरियरली. फिर आपने एंटीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर वॉल को आइडेंटिफाई करना है सिरिंज से और एस्पिरेट करके. और फिर आपने ब्लैडर वॉल को ओपन करना है बिटवीन स्टे सूचर्स. 3 to 4 सेंटीमीटर नेट्रूजम आयोटमी आपने परफॉर्म करनी है यूजिंग डायथर्मी और दैट वुड रिवील द बल्जिंग ऑफ द यूरोथेलियल म्यूकोजा. फिर आपने इंसेजन जो है म्यूकोजा में देना और यूरेटर को एनास्टोमोस कर देना है टू द फुल थिकनेस ऑफ द ब्लैडर वॉल यूजिंग कॉन्टिन्यूस 5-0 एब्जॉर्बल पीडीए सूचर्स या विक्रल आप यूज कर सकते हो इसमें. फिर आपने सीरोमस्कुलर लेयर जो है वो उसके ऊपर क्लोज कर देनी है टू प्रोड्यूस एन एंटी रिफ्लक्सिंग टनल. इसमें जो आप एनास्टोमोस करते हो यूरेटर से आउट टू इन आता है और जो आर्टरी का जो है वो हमेशा इन टू आउट होता है. ऑल्टरनेटिव जो होता है लेड मेट्रोपॉलिटानो टेक्निक है, इंट्रावेजाइकल मेथड होता है. और एक चीज़ ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि जो बेस्ट रिप्लेसमेंट फ्लूइड है वो आप कहते हो कि 0.45% नॉर्मल सेलाइन है या फिर 0.9% नॉर्मल सेलाइन एंड 5% डेक्सट्रोज है. अगर आपका जो है नॉर्मली आप कैसे फ्लूइड देते हो जितना भी उसका अर्ली यूरिन आउटपुट है प्लस 40 ml आपने उसको एक्स्ट्रा देना है. टारगेट CAVP जो है 8 to 10 मिलीमीटर्स मर्करी होना चाहिए. 5% एक्स्ट्रोज इसलिए आपने अवॉइड करना है बिकॉज दैट कैन रिजल्ट इन हाइपोनेट्रीमिया एंड अवॉइड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ 0.9% नॉर्मल सेलाइन बिकॉज वो सोडियम लोडिंग करेगा, हाइपरटेंशन करेगा, हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा. इसीलिए आप आइडियली 0.9% नॉर्मल सेलाइन एंड 5% डेक्सट्रोज देते हो. अच्छा एंटी रिफ्लक्स प्रोसीजर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसको जो है प्रिवेंट कर सके पाइलोनेफ्राइटिस. लेड मेट्रोपॉलिटानो मेथड में आप ब्लैडर को ओपन करते हो, यूरेटर को ब्रिंग करते हो इनटू द ब्लैडर बाय सेपरेट ओपनिंग जो है पोस्टीरियरली लैटरली है और सब म्यूकोसल टनल क्रिएट करते हो. यूरेटर को परस्यू करते हो इनटू द ब्लैडर फ्रॉम विद इन और फिर ब्लैडर को क्लोज कर देते हो. अच्छा ये हो जाता है. ठीक है. अच्छा ये कहते हैं कि सर्जन जो है वो प्रेफर करते हैं एक्स्ट्रा वेजाइकल लीस्ट रिक्वायर्ड मेथड क्योंकि एक तो ये फास्टर है, सेपरेट सिस्टॉच में आपको ज़्यादा ओपन नहीं करना पड़ता ब्लैडर और लेस यूरेट्रल लेंथ इज नेसेसरी. लो प्रेशर एंटी रिफ्लेक्सिंग इसमें भी होता है ट्रांस वेजाइकल मेथड में लेकिन ये मोर नेचुरल है. यू कैन ईजिली कैन्युलेट डीजेस्ट एंड या URS के लिए मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको ब्लैडर दो मतलब आपको सेपरेट ओपनिंग्स होती है. गुड एंटी रिफ्लेक्स है एंड यू नीड टू ओपन अप द होल ब्लैडर.
कहाँ पर आप वाइड विंडो फॉर्मेशन बनाते हो लिम्फोसील में, द राइट इलेक फॉसा मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है। अगर एक पेशेंट की आपने रेसिपिएंट में बायलैटरल नेटिव नेफ्रेक्टमी कर दी है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है? एक तो वो जो है कोई एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएगी तो अनीमिया होगा, बोन डिमिनरलाइजेशन होगा उसको, क्योंकि पल्मोनरी एडीमा में डेली जा सकता है, डायग्नोसिस डेली डायलिसिस की जरूरत हो सकती है, या फिर आपको 3 टाइम्स डेली डायलिसिस की वीकली डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। फिर आता है कि कैथेटर आप कब रिमूव करते हो पोस्ट ट्रांसप्लांट? आइडियली थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे करते हो। हार्ट डिजीज प्रीडोमिनेंट कॉज होता है ऑफ डेथ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। कॉलिसिस्टेक्टमी उन पेशेंट में रेकमेंडेड होती है जिसमें आपका गॉल ब्लैडर में पॉलिप हो मोर देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। आपके पास 2 मेडिकेशन एज डाइफ्लूकैन हो जाता है, फ्लूकोनाजोल होता है, कीटोकोनाजोल होता है। जब आप ये मेडिसिन देते हो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स के साथ, दे इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द P4, ये जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम है, और इसकी वजह से आपको जो ड्रग्स हैं उनकी डिक्रीज डोज देनी पड़ती है। दे कैन मेंटेन द ब्लड लेवल इन देम। लेकिन हाँ, अगर आपने डिल्टियाज़म भी दिया है, डाइफ्लोकैन दिया है, कीटोकोनाजोल दिया है, फ्लूकोनाजोल दिया है, तो इसमें आप कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर की डोज को जो है वो कम कर सकते हो, बिकॉज बोथ ऑफ देम दीज ड्रग्स दे इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म थ्रू द साइटोक्रोम P450 सिस्टम, और दे मेंटेन द ब्लड लेवल्स एंड दे रिड्यूस द कॉस्ट। ATT के लिए आपको जो है इंक्रीज करनी पड़ती है डोज को। प्रेगनेंसी आप उस वक्त अचीव करते हो आफ्टर अबाउट 1 ईयर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, और आफ्टर सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांटेशन लेवल्स ऑफ FSH LH टेस्टोस्टेरॉन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस इंप्रूव्स। परफ्यूजन सोल्यूशंस क्या होती है? यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सोल्यूशन है, दूसरी आपकी जो है वो यूरोकॉलिन सोल्यूशन है, तीसरी आपकी HTK सोल्यूशन है, और चौथी आपकी मार्शल सोल्यूशन है। अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सोल्यूशन हो जाए, यूरोकॉलिन सोल्यूशन हो जाए, या मार्शल सोल्यूशन हो जाए, इन तीनों में आपका जो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट जो पोटेशियम है वो हाई होता है, सोडियम लो होता है। जो HTK सोल्यूशन है उसमें दोनों सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो लो मिलेगा। फिर आप एसिड बफर्स पर आते हो विच प्रिवेंट द चेंजेस इन द पीएच। अगर यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन सोल्यूशन है या यूरोकॉलिन सोल्यूशन है तो इसमें एसिड बफर फॉस्फेट होता है। यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन सोल्यूशन में लैक्टोबायोनेट भी हो सकता है। अच्छा, मार्शल सोल्यूशन में सिट्रेट होता है, और HTK में हिस्टिडीन इज द एसिड बफर। फिर इम्पर्मिएंट्स होते हैं दैट अवॉइड द सेल स्वेलिंग। दीज आर मॉलिक्यूल्स दैट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड अवॉइड सेल स्वेलिंग। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सोल्यूशन में जो होता है ये रैफिनोज है इम्पर्मिएंट, यूरोकॉलिन में ग्लूकोज इज द इम्पर्मिएंट, और मार्शल्स एंड HTK में मैनिटॉल इज द इम्पर्मिएंट। ठीक है, और यह प्रेजर्वेशन में हेल्प करता है मेनली। ये सोल्यूशंस जो होती हैं प्रेजर्वेटिव सोल्यूशंस, ये आपको प्रेजर्वेशन में हेल्प करती हैं। हाउ ये व्हाट आर द मेथड्स ऑफ किडनी प्रेजर्वेशन? 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आप बताते हो कि इनिशियल जो है वो इसमें फ्लश कर देते हो विद कोल्ड प्रेजर्वेटिव सोल्यूशन एंड दैट इज फॉलोड बाय आई स्टोरेज, और दूसरा जो होता है कॉन्टिन्यूस पल्सेटाइल हाइपोथर्मिक मशीन परफ्यूजन होता है। प्रेगनेंसी जो होता है पोस्ट ट्रांसप्लांट जो होता है 1 ईयर लेटर आप उसमें करते हो व्हेन द नंबर ऑफ रिजेक्शन एपिसोड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और आपका जो है वो स्टेबलाइज हो, और ट्रीटमेंट विद MMF और mTOR इनहिबिटर्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं द रिस्क ऑफ टेराटोजेनेसिटी इन दीज पेशेंट्स। फिर ये कहते हैं कि अगर एक पेशेंट जो है हीमोडायलिसिस पर है और वो यूरिन बना रहा है लेकिन उसको लट्स हैं, तो हाउ यू प्रोसीड अगेन? आपने वॉचफुल वेटिंग करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, मेडिकेशंस है और सर्जरी है। ठीक, अगर एक पेशेंट जो है 85 ईयर ओल्ड मैन है, क्या उसमें आप ट्रांसप्लांट करोगे? येस और नो। इसमें आंसर ये होता है कि नॉर्मली कहा जाता है कि अगर यू शुड टेल द पेशेंट कि भाई पर्म कैथ लगाओ और कीप ऑन मेंटेनेंस डायलिसिस, लेकिन अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज दिस कि इस मोर एज अगर मोर देन 65 ईयर्स है दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ट्रांसप्लांट। आपने स्पेशली उसको कोमॉर्बिड जो है वो चेक करने हैं। अगर उसको एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अच्छी खासी है और कोमॉर्बिड्स इतने नहीं है, और प्री ट्रांसप्लांट आपने थरो इवैल्यूएशन उसका कार्डियक रिस्क फैक्टर्स का करना है, इफ इट इज राइट तो फिर आप इसको करा भी सकते हैं। अगर एक पेशेंट का पोस्ट ये फिर मोर देन 50 ईयर्स है, उसको प्रोस्टैटिक सिम्टम्स हैं और आपने इस पेशेंट को ट्रांसप्लांट करना है, वुड यू ट्रीट दी सिम्टम्स बिफोर ट्रांसप्लांट और आफ्टर ट्रांसप्लांट? इसमें अगेन 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप ने पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रोस्टेट सर्जरी नहीं करानी, बिकॉज इन दैट केस TURP का इंक्रीज रिस्क होता है कि वो टर्स सिंड्रोम की जो है वो मतलब नो डाउट एक रिस्क फैक्टर तो है, एंड दैट वुड जेबरडाइज द फंक्शन ऑफ द ओनली किडनी दैट दे हैव। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जिन पेशेंट्स में ओलिगोएन्यूरिक होते हैं उनमें दे हैव एन इंक्रीज। अगर आप इन पेशेंट्स को प्री ट्रांसप्लांट जो अगर इनकी आप सर्जरी कर देते हो, TURP कर देते हो, तो दे हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्शन, प्रोस्टैटिक फॉसा ऑब्लिटरेशन। अगर आपने प्री ट्रांसप्लांट पेशेंट में सर्जरी करनी भी है तो एट दैट टाइम आप एक सुप्राप्यूबिक ट्यूब डालोगे एंड अलाउ पेशेंट टू इंस्टिल स्टीराइल वाटर एंड वॉइड डेली अंटिल द ऑपरेटिव साइट हैज हील्ड, यूजुअली टेक्स अबाउट 6 वीक्स, या फिर हैव द पेशेंट परफॉर्म डेली CISC, फिल द ब्लैडर एंड देन वॉइड। ये सारी चीज़ें कर ली हैं, ये भी कर ली।
पुअर मैन रिजीम क्या होता है इम्यूनोसप्रेसिव? एक तो साइक्लोस्पोरिन है, एज़ाथायोप्रिन स्टीरॉयड है, और एज़ाथायोप्रिन इज पुअर मैन्स इम्यूनोथेरेपी, कैन बी गिवन विदाउट साइक्लोस्पोरिन। और एटीजी की कॉम्प्लिकेशंस ओवर इम्यूनोसप्रेस करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, और शॉर्ट टर्म कैन कॉज साइटोमेगालोवायरस, अभी आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है इनमें गैनसाइक्लोवर से, क्योंकि वो डेड सेल ग्राफ्ट डिस्फंक्शन कॉज करता है जो सीएमवी इन्फेक्शन होता है, मोर फ्राइबल वेसल्स करता है। अगर एक पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज का है ना, आप इसको हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन आपके पास होगा। डीडी ऑफ लार्ज किडनी जो होती है उसमें ये कि ना सर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है, रीनल मास हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, बायोनेफ्रोसिस, एड्रिनल मास हो सकता है। ऑर्गन प्रेजर्वेशन जो होती है, फॉलोइंग प्रोक्योरमेंट कैसे करते हो? जब आपने किडनी को प्रोक्योर कर लिया तो आपने किडनी को आइदर फ्लश करना है विद अ कोल्ड इंट्रासेलुलर लाइक सोल्यूशन दैट रैपिडली कूल्स द किडनी एंड रिड्यूसेस द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द किडनी, और ये जो आपका इंक्रीज कर देगा सर्वाइवल को ऑफ द किडनी है, ठीक है। और ये टू ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्रेजर्वेशन एग्जिस्ट, एक तो कोल्ड स्लश स्टोरेज होती है और एक पल्सेटाइल परफ्यूजन होती है। कोल्ड स्लश स्टोरेज में आप कहते हो कि दैट इज अकम्प्लिश्ड आफ्टर इनिशियल फ्लशिंग ऑफ द किडनी, यू प्लेस द किडनी इनटू अ स्टेराइल बैग दैट कंटेन्स अ सिमिलर सॉल्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन या यूरोकोलिन, एंड दैट बैग इन टर्न इज कंटेन्ड इन अ कंटेनर ऑफ आइस सॉल्यूशन। जो पल्सेटाइल परफ्यूजन है उसमें जब आप इनिशियली फ्लश कर देते हो किडनी को, फिर किडनी को आप प्लेस करते हो इन इंक्यूबेटर विद अ पल्सेटाइल पंप दैट परफ्यूजेस द किडनी एट अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस विद अ डीनेचर्ड प्लाज्मा सॉल्यूशन। मोर एक्सपेंसिव है, टेक्निकली मोर कम्बरसम है। ये हो गई, ये भी हो गया। अच्छा, नॉर्मली जो है कहा जाता है कि बेस्ट किडनी जो होती है वो आपको डोनर के अंदर रहने देनी है, और अगर आपने फीमेल में निकाल ली है तो आप राइट किडनी पहले निकालोगे इन द फीमेल ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। ये इसकी होती है। और मैनाटोल आप ज़रूर देते हो प्रायर टू द रीनल वेसल क्लैंपिंग, ताकि वो डायोरेस करे और फ्री रेडिकल जो होता है वो इंजरी के कम चांसेस हो। अच्छा, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस अगर होता है तो एक तो हेमेचूरिया होगा, सेकंडली उसमें डॉपलर पे जो होता है रिवर्सल ऑफ वीनस फ्लो होगा, आप थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बेक्टमी या नेफ्रेक्टमी कर सकते हो। रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस में ना सिर्फ आपको डॉपलर पे कोई फ्लो नहीं मिलेगा, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस में आपको फ्लो मिलता है लेकिन रिवर्सल ऑफ द फ्लो मिलता है, ब्लड फ्लो, वीनस फ्लो। और रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस में आपको कोई ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, रीनोग्राम में फोटोपीनिया होगा, और आप सेल्वेजेबल, रेयरली सेल्वेजेबल होता है, लेकिन नेफ्रेक्टमी की ही आपको जरूरत पड़ती है इन पेशेंट्स में। हो गया, डन, फिनिश।